हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को लेकर के बात कर रहे थे। अब तक तकरीबन 2 क्लासें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर कंप्लीट भी कर चुके हैं और आज अपनी लास्ट क्लास है। इस क्लास के बाद में जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 28 है, 27 तक हम पिछली 2 क्लासों के अंदर देख चुके हैं। तो आपने यदि वो पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले आप जाकर के पिछली 2 क्लासेस को देखिए, उसके बाद में आप इस क्लास को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। एक राशि को ए, बे और से में क्रमशः 3, 5 और 12 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि ए और बे का कुल भाग से 800 रुपए कम है तो ए का हिस्सा कितना है। देखिए, बात कर रहा है ए, बे और से का जो रेशियो है वो अपने को कितना गिवन है, 3:5:12। अब आगे उसने क्या कहा, ए और बे का कुल भाग, यानी कि ए और बे का कुल भाग कितना है, 8 है। ए और बे का जो कुल भाग है वह से 800 रुपए कम है। अपने अकॉर्डिंग कितना कम है, 12 से 8 कितना कम है, 4 कम है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 800 कम है, यानी कि 4 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 800 के बराबर हो गई। 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 800 के बराबर है। उसने पूछा है कि ए का हिस्सा कितना है, उसने 3 की वैल्यू पूछी है। और जिसकी भी वैल्यू पूछी जाए हमेशा हम यहाँ पर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 की वैल्यू पूछी है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व कर दो, कितना आ गया अपने पास, 600। यानी कि ए का हिस्सा कितना है, 600 है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए। एक कार्यालय में अफसरों की संख्या को 11:9 के अनुपात में कर दिया जाता है। पहले 11 यूनिट मजदूर काम करते थे, तो सॉरी, अफसरों की बात कर रहा है, मजदूरों की बात नहीं कर रहा। पहले 11 अफसर यदि काम करते थे तो अब 9 अफसर काम करते हैं, तथा प्रत्येक अफसर के वेतन को 12:19 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। पहले 12 यूनिट का वेतन मिलता था लेकिन अब 19 यूनिट का वेतन मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर के अफसरों की संख्या में तो कमी की गई है लेकिन उनको मिलने वाला जो वेतन है उसको बढ़ाया गया है। यदि इस तरह से 19,500 रुपए की हानि हो तो शुरू में सभी अफसरों को कुल कितना वेतन दिया जाता था। देखो, पहले अफसरों की संख्या 11 यूनिट थी, उसके बाद में 9 यूनिट हो गई, यानी कि अफसरों की संख्या का रेशियो अपने को गिवन है 11:9 है। उसके बाद में पहले जो वेतन मिलता था 12 मिलता था और अब 19 मिलता है। तो बताओ, जो मालिक है वो पहले कितना खर्चा करता था और अब कितना खर्चा करता है। तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में 11 ही जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 132। तो 11 और 12 का मल्टीप्लीकेशन हमने कर लिया। 19 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 171 आ जाएगा। यानी कि पहले वेतन कितना देता था, 132 देता था। अब वेतन कितना देता है, 171 देता है। ज्यादा देना पड़ रहा है ना मालिक को, तो मालिक को जितना ज्यादा देना पड़ेगा उतना ही तो मालिक को नुकसान होगा। तो वो नुकसान की बात ही तो कर रहा है। इस तरह से 19,500 रुपए की हानि होती है, ये मालिक के एवज में कही गई बात है। उसके अनुसार तो 19,500 रुपए की हानि होती है। अपने अनुसार देखो कितने की हानि होती है, 132 से 171 कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है जी, ये 9 हो गया। 6 में से 3 को घटा दिया तो 3 आ गया, कितना ज्यादा है, 39 ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, यानी कि 39 की वैल्यू किसके बराबर है, 19,500 के बराबर है। 19,500/39। ठीक है, उसने क्या पूछा है, तो शुरू में सभी अफसरों को कुल कितना वेतन दिया जाता था। अरे शुरू में तो 132 वेतन दिया जाता था, अब 171 वेतन दिया जा रहा है। यानी कि उसने 132 यूनिट की वैल्यू अपने से पूछी है और जिसकी वैल्यू पूछी जाए हमेशा यहाँ पर उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 132 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कटने वाली चीजें काटो, 13 से काटते हैं, 13 × 3 = 39, 13 × 13
बच का 6, 13 पंजे 65 और ये 2 0, 3 से 5 पर ये 500 आ गया। अब 132 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और ये 0 और 2 0 और आ गया। तो उसने पूछा क्या शुरू में सभी अफसरों को कुल कितना वेतन दिया जाता था, कितना वेतन दिया जाता जी? 66,666। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना वो आपका सही आंसर होगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि अब कितना वेतन अफसरों को दिया जा रहा है, तो आप 171 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, समझ में आया ये सवाल? अच्छा सवाल था। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे जाते रहे हैं, और इस प्रकार का सवाल मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी करवा रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखो, 91 लड़के 3 पंक्तियों में बैठे हैं। 3 पंक्तियां हैं, मान लिया पहली पंक्ति ए है, दूसरी पंक्ति बी है और तीसरी पंक्ति सी है। पहली और दूसरी पंक्ति में बैठे लड़के 5:2 के अनुपात में है। दूसरी और तीसरी पंक्ति में बैठे लड़कों में 1:3 का अनुपात है। दूसरी पंक्ति में कितने लड़के बैठे हैं? वही कचरा फेंको मेथड लगा दो बस। है कचरा फेंको मेथड ही, रेशियो को मर्जी करना है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग उसने किया है। तो ए बी और उसके बाद में बी और सी की बात की है। देखो, पहली और दूसरी पंक्तियों में बैठे लड़के 5:2 के अनुपात में, दूसरी और तीसरी पंक्ति में बैठे लड़के 1:3 के अनुपात में है। तो रेशियो को मर्ज करने के लिए जो कचरा फेंको मेथड मैंने आपको बता रखा है, ये कचरा फेंको मेथड तो हमने अपनी तरफ से नाम दे रखा है, ताकि आप चीजों को याद रख पाए, रिलेट कर पाए इन चीजों को। ठीक है ना? जितना आप डेली लाइफ से रिलेट करके चीजों को याद रखोगे, उन चीजों को आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अब कचरा फेंको मेथड किस तरीके से अप्लाई करते हैं? ए बी और बी सी में कुछ कॉमन है क्या? बी कॉमन है, तो जो कॉमन होगा उसको बीच में रखते हैं, और बाकी जो 2 महाशय बच गए उनको उनके दाएं बाएं रख देते हैं। अच्छा, ए और बी का रेशियो क्या है? 5:2 है। बी और सी का रेशियो क्या है? 1:3 है। ये 2 इधर आया, ये 1 इधर आया। ये सब मैंने पिछली क्लासेस के अंदर बता रखी है। अगर समझने में किसी स्टूडेंट के कोई भी दिक्कत आए, तो आप पहले पिछली क्लासेस को देखिएगा, उसके बाद में आप इन क्लास, ये जो प्रेजेंट टाइम में जो क्लास चल रही है ना, उसको देखिए। ठीक है ना? उससे क्या होगा कि सभी चीजों की जो पिक्चर है क्लियर आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। इसको सोल्व करते हैं, तो या 5 या 2 या 6। तो टोटल लड़के उसने कितने बताए हैं? 91 लड़के हैं। उसके अकॉर्डिंग तो 91 है, अपने अकॉर्डिंग कितने हैं? देखो, 5 और 2 7, 7 और 6 13, अपने अकॉर्डिंग 13 है। तो 91 13 का कितना गुना है? 7 गुना है ना? तो उसने क्या पूछा है? दूसरी पंक्ति में कितने लड़के बैठे हैं? तो 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 2 यूनिट को भी 7 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था सवाल में, केवल और केवल रेशियो को मर्ज करने की बात थी, बस पूछने का ढंग थोड़ा अलग था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखो, वही सिक्कों वाला सवाल है। सिक्के वाले जो भी सवाल होते हैं, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल की क्लास में बता रखा है। तो अब डायरेक्ट हम यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। एक बक्से में 180 रुपए हैं, जो एक तो इसको आप इंपोर्टेंट लगा लेना। आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की चाहे आप कोई ना कोई शिफ्ट लोगे ना, तो ये सिक्के वाला सवाल आपको वहां पर नजर जरूर आएगा। हो सकता है आपकी शिफ्ट में सिक्के वाला सवाल आ जाए, या फिर हो सकता है सभी शिफ्ट्स के अंदर सिक्के वाला सवाल देखने को मिल जाए। क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं। आप पशु परीक्षर का पेपर देखो, पशु परीक्षर का जो पेपर था 6 पारियों के अंदर हुआ था, और हर पारी के अंदर तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट थे। और आपका ये जो पेपर होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का, निश्चित तौर पर शिफ्ट्स के अंदर होगा। काफी सारी शिफ्ट इसके अंदर भी होंगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को भरेंगे, उनकी संख्या काफी ज्यादा होगी। ऑनलाइन पेपर हो नहीं सकता, क्योंकि इतने सिस्टम का अरेंजमेंट कहाँ से करवाएंगे आलोक राज जी? ठीक है ना? जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब, इतना तो वो अरेंजमेंट करवा नहीं पाएंगे, तो पेपर ऑफलाइन लेंगे। ऑफलाइन लेंगे तो इतने सारे कैंडिडेट का एक दिन में तो लेने से रहे, तो पारियों के अंदर पेपर लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है किसी ना किसी पारी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, या फिर सभी पारियों में सिक्के वाले क्वेश्चन रिपीट हो जाए।
ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ढंग से आप इसको समझिए, उसके बाद में सोल्व करिए। तो एक बक्से में 180 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के फॉर्मेट में है। 1 रुपए 50 पैसे को भी मैं रुपीज के फॉर्मेट में लिखूंगा तो 1/2 रुपीज लिखूंगा। 25 को लिखूंगा तो 1/4 रुपीज लिखूंगा। ये तो क्या है, बेस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या दिया है, जिनका अनुपात 2:3:4 है, उसने अपने को इन सिक्कों की संख्या दे दी 2:3:4। ठीक है, अब देखो उसने क्या पूछा है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, अभी बताते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जब भी बेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो अपने पास वैल्यू आती है, कल की क्लास में मैंने बता रखा है। तो ये कितना आएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3/2, ये कितना आ जाएगा 1। ये क्या है, अपने पास वैल्यू है यानी कि मूल्य है। इनका एडिशन करोगे तो किसके बराबर आएगा, 180 के। ठीक है, तो ऐड करते हैं 2 और 1 तो 3 हो गया। अब 3 में 3/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 6 और 3 9, 9/2 आ जाएगा। 9/2 की वैल्यू किसके बराबर, 180 के बराबर। 9/2 किसके बराबर है, 180 के बराबर है। इसको सोल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 40 के बराबर आ गई। उसने अपने से क्या पूछा है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। ये जो चीजें लिखी हैं ये क्या है, सिक्कों की संख्या ही तो है। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, आपके 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, 3 यूनिट सिक्के हैं, 3 सिक्के नहीं है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है अपने पास। और 1/4 जो है रुपए हैं, यानी कि 25 पैसे जो है उनकी संख्या क्या है, 4 यूनिट है। उसने क्या पूछा है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या तो 3 यूनिट है ना, तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 120। यानी कि जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, 120 है। तो 120 आपका सही आंसर होगा। अगर आपको 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछता तो इस 120 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 480 आ जाता। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पूछता तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 80 आ जाता। ठीक है, सिंपल है सवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए। एक कार, बस और मोटरसाइकिल की गति क्षमता 10:8:5 के अनुपात में है। उनकी स्पीड का रेशियो अपने को दिया है। सामान्य स्थितियों में उसके द्वारा तय की गई समान दूरी, दूरी समान बोला है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, समान दूरी के लिए, समान दूरी के लिए समय का रेशियो क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर की जो स्पीड होती है वो बराबर होती है दूरी बटा समय की। यहाँ पर उसने क्या कहा है, समान दूरी, यानी कि दूरी क्या है, कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। और जो आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, इन दिस केस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। व्हेन d इज कांस्टेंट देन s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। यानी कि s किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसी तो बात हो रखी है अपनी। ठीक है, यानी कि जो भी स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो होगा। उसने अपने को स्पीड का क्या रेशियो दिया है, उसने स्पीड का रेशियो क्या दिया है अपने को, S1:S2 रेशियो S3 क्या है अपने पास, 10:8:5 है। किसका रेशियो पूछा है, टाइम का रेशियो पूछा है। तो 10:8:5 का अपने को रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करके किस तरीके से रेशियो कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने कल की क्लास में बताया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट बताऊंगा मैं, तो इनका उल्टा करो, 1/10, 1/8 और 1/5। डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे ताकि तीनों के तीनों डिनोमिनेटर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। तो ये इक्वल कब होगा, जब 80 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अब नीचे 80 नहीं लिखूंगा, मुझे पता है वैसे भी कटेगा, तो नीचे लिख करके क्यों मैं अपना टाइम खराब करूं। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 से करना पड़ेगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नीचे लिखे हुए नंबर हैं ये तो बेस सेम होने के कारण कट जाएंगे, ये जीरो आपस में कट जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, 4:5:8 बचेगा। ये क्या आ गया अपने पास, ये अपने पास टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या है, 4:5:8, यानी कि ऑप्शन नंबर 4।
तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो, एक आदमी 7800 रुपए में कुछ कुर्सी तथा कुछ मेज खरीदता है। एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य क्रमशः 800 रुपए और 300 रुपए है। यदि वह उस रुपए से अधिकतम मेज खरीदता है, यानी कि मेजों की संख्या ज्यादा है जो वह खरीदता है, और उसके द्वारा खरीदे गए मेज और कुर्सी का क्या अनुपात है। ठीक है, यानी कि जितनी मेज उसने खरीदी हैं और जितनी भी कुर्सियां उसने खरीदी हैं, उनका जो रेशियो है वो उसने अपने को दे रखा है। तो आप ऑप्शन से करो ना इस क्वेश्चन को ट्राई, ऑप्शन से करें क्या। उसने क्या कहा है कि एक जो मेज है उसकी कीमत कितनी है, 800 रुपए, और एक कुर्सी की कीमत है 300 रुपए। तो ऑप्शन उठाते हैं, उसने कितनी मेज खरीदी। पहले ऑप्शन के तहत उसने 7 तो मेज खरीदी है और 3 कुर्सियां खरीदी हैं। तो एक मेज का 800 रुपए है, तो बताओ 7 मेज का कितना रुपए होगा, 5600 रुपए होगा। एक चेयर की कीमत एक चेयर की कीमत 300 रुपए है, तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 900 के बराबर होगी। क्या 5600 और 900 का एडिशन क्या 7800 आ सकता है, क्या कभी नहीं आ सकता, झूठ बोल रहा है। यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 8 का 5 गुना किया 4000 आ गया, 800 का 5 गुना किया है, ठीक है, तो 4000 आ गया। फिर 300 का 2 गुना करो, 600 आ गया। ये तो 4600 ही बैठा, नहीं हो सकता, 7800 बैठना चाहिए था। सेकंड ऑप्शन गलत। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देखो, ये कितना आ गया, 5600, तो ये आ गया अपने पास, और दूसरी बार आ गया 600, इनका एडिशन भी 7800 तो नहीं बैठेगा, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा, चौथा ऑप्शन देखते हैं, ये कितना आएगा, 9 8 72 7200, तो ये आ गया, और 3 दूनी 6, यानी कि 600 ये आ गया, और 7200 और 600 को आप ऐड करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 7800 आ जाएगा, और 7800 यहाँ पर अपने को दिया था। ठीक है, तो उसके द्वारा जो खरीदी गई मेज और कुर्सियां हैं उनका अनुपात क्या होगा, 9:2 होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन है होते हैं वो भी आपकी कई बार हेल्प कर जाते हैं। तो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि यार ऑप्शन से हो सकता है, तो ऑप्शन से ट्राई कर लो। ऑप्शन कई बार बहुत फटाफट आंसर देते हैं, जैसे एलसीएम और एचसीएफ के अंदर देख लो आप। एलसीएम और एचसीएफ के अंदर जो हम लोग टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसके अंदर किसी नंबर का फॉर्मेट लिखते हैं ना कि वो ए बी और सी से डिवाइड होकर के आर रिमाइंडर देता है, उस प्रकार के सवाल जो होते हैं ना, वो तकरीबन 80% सवाल जो है ना वो आपकी डिविजिबिलिटी से सोल्व हो जाते हैं। उनको फॉर्मेट के अंदर लिख करके लॉन्ग विधि से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन वाला तरीका है ना वो भी काफी काम का होता है। तो ये समझ में आया होगा आपके, सिंपल सवाल था, हमने ऑप्शन से ट्राई किया और फटाक से अपने को आंसर मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्तियों की आय में 5:8 का अनुपात है। पहला व्यक्ति अपनी आय में से 2000 रुपए तथा दूसरा 2400 रुपए खर्च कर देता है। ठीक है, और इस प्रकार उसकी बचत का अनुपात 15:28 है। दूसरे व्यक्ति की आय पहले से कितनी अधिक है। देखो, अच्छा, अपने को पता है कि जो इनकम होती है ना वो दो चीजों से मिलकर के बनती है, एक तो एक्सपेंडिचर और एक सेविंग। जो भी आपकी आय है वो दो चीजों से मिलकर के बनती है, एक तो आपके द्वारा किया गया व्यय कितना है और आपने बचत कितनी की है। यदि इन दोनों चीजों को आप ऐड कर दोगे तो बताओ आपके पास आपकी सैलरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सैलरी। तो उसने क्या कहा है, बस इसी चीज की हेल्प हम इस क्वेश्चन में लेंगे। उसने कहा कि दो व्यक्ति, मान लो दो व्यक्ति ए और बी हैं, उनकी जो आय है उनका अनुपात 5x और 8x हमने मान लिया। अनुपात तो वही है, 5:8। एक्स चिपकाने से क्या होगा, रेशियो चेंज थोड़ी हो जाएगा, रेशियो तो वही रहेगा। पहला व्यक्ति अपनी आय में से 2000 रुपए तथा दूसरा 2400 रुपए खर्च करता है। जो पहला व्यक्ति है वह अपनी आय में से 2000 रुपए खर्च करता है, अपोन जो दूसरा व्यक्ति है वह अपनी आय में से 2400 रुपए खर्च करता है। और इस प्रकार उनकी बचत का अनुपात कितना आता है, 15:28 आता है। बस इसी की हेल्प से हमने इस चीज को लिखा है। भाई एक बात मुझे बताओ, यहां से यदि आप इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो आपके पास सेविंग आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी ना। बस उसी की फॉर्मेट में हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है,
कई बार क्या होता है कि बच्चों की छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। करते हैं जी सोल्व। 28 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 140x माइनस 28 का डबल कितना आता है 56, ये 3 0 बराबर 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया 120x माइनस 15 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60 का 0 हासिल आ गया 6, 15 दूनी 30 और 6 36 और ये 2 0 आ गए। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 140x में से 120x जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, केवल 20x आएगा, 20x बराबर। अब 56,000 में से आप 36,000 को घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 14 और 6 21, ये बचेगा अपने पास 21,000। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 21,000 में भाग लगा दो 20 का। इतनी चीजें लिखनी नहीं है, देखो मैं चाहता तो यहीं पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता, लेकिन ये सारी चीजें बतानी जरूरी है। देखो, इस जीरो से ये जीरो कटा, काटते हैं इसको, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10 और ये 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1050। उसने क्या पूछा है, दूसरे व्यक्ति की आय पहले व्यक्ति की आय से कितना अधिक है। इस दूसरे व्यक्ति की जो आय है ना, इस पहले व्यक्ति की आय से कितनी अधिक है। तो देखो कई लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को खराब कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे, इस 1050 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 1050 को लाएंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो ये बहुत लेंदी तरीका है, टाइम खराब होगा आपका। भाई यहाँ यहीं से देखो ना आप, उसने क्या कहा, दूसरे व्यक्ति की आय पहले से कितनी अधिक है, तो साफ साफ दिख रहा है ना कि 3x अधिक है, तो आप 3x की वैल्यू निकाल लो, यानी कि जो भी x की वैल्यू अपने पास आई है इसका 3 गुना कर दो, वही आंसर होगा। करो इसका 3 गुना, कितना आएगा ये अपने पास, ये आएगा 0, 3 पचे 15 और ये 3, यानी कि 3150 जो है ना वो आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। चले अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो नन ऑफ दीज वाले जो ऑप्शन है ना, आपके एग्जाम में बहुत कम आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। ये तो मैंने इसलिए डाल दिया है ताकि आप जो है चीजों को थोड़ा कैलकुलेट करें। ठीक है, और नन ऑफ दीज ऑप्शन को मार्क करना भी अपने आप में किसी मतलब कि अचीवमेंट से कम नहीं है। भाई आप ये मान लो कि आप नन ऑफ दीज उसी केस में मार्क कर सकते हो जब जो भी ऑप्शन अपने को दिए है ना आप उनके ऊपर एकदम श्योर हो कि इनमें से तो नहीं होगा, उसी केस में आप नन ऑफ दीज को मार्क करोगे। अदरवाइज क्या होता है कि आपने चीजों को कैलकुलेट किया और आपने सही कैलकुलेट किया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है ना वो नन ऑफ दीज आ रहा है, तो आप सोचोगे कि यार कहीं कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी। ठीक है ना, तो नन ऑफ दिस मैंने इसीलिए डाला है ना सभी क्वेश्चन के अंदर, ताकि आप बहुत ही बारीकी से चीजों को कैलकुलेट करें, क्योंकि क्या पता कि आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी तो आप तो नन ऑफ दिस मार्क कर दोगे। ठीक है ना, तो चीजों को कैलकुलेट ढंग से करो। देखो, किसी त्रिभुज की भुजाओं में 1:10, 1:8 और 1:5 का अनुपात है। यदि उसका परिमाप 85 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा की माप क्या है। त्रिभुज की भुजाओं का जो रेशियो वो अपने को दिया है, मान लिया भुजाएं ए बी और सी हैं। भुजाओं का रेशियो क्या है, 1/10, 1/8, 1/5 है। तो ये रेसिप्रोकल की फॉर्मेट में बैठा है, तो इस रेसिप्रोकल के फॉर्मेट को अपने को हटाना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80 से, नीचे 80 नहीं लिखूंगा क्योंकि लास्ट में वैसे भी बेस वाली वैल्यूज 80 बन करके कैंसिल आउट हो जाएंगी, 80 नहीं बनेंगी, 400 बनेगी। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से। ठीक है, तो नीचे वाली जो बेस में बैठी हुई वैल्यूज हैं वो तो अपने आप में कट जाएंगी। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो ए और बी और सी के बीच में जो रेशियो आएगा क्या आएगा, 4:5:8 आएगा। ये ए बी और सी का रेशियो आ गया है, और ए बी और सी जो है वो अपने त्रिभुज की भुजाएं। देखो ये अपने पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, अपने पास त्रिभुज एबीसी है, तो इस साइड की जो भी लंबाई है, इस साइड की जो भी लंबाई है और इस साइड की जो भी लेंथ है, इन तीनों को ऐड करोगे तभी तो जाकर के परिमाप मिलता है। परिमाप क्या होता है,
मान लो कोई खेत है तो उस खेत के चारों तरफ की जो बॉर्डर होती है ना, जो मतलब कि चारों तरफ का जो एरिया होता है, एरिया तो आप नहीं बोल सकते, चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को आप ऐड करोगे तो वही आपके खेत का परिमाप है। ठीक है, तो उसने परिमाप की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 85। उसके अकॉर्डिंग तो परिमाप कितना है, 85 है। अपने अकॉर्डिंग देखो कितना है, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 है, और उसके अकॉर्डिंग कितना है, 85 है। यानी कि अपने अनुसार जो भी परिमाप है उसके अनुसार जो परिमाप है वो अपने अनुसार का कितना गुना है, 5 गुना है। भाई 17 का 85 कितना गुना है, 5 गुना है। ठीक है, तो उसने पूछा है सबसे बड़ी भुजा की माप क्या है, सबसे बड़ी भुजा तो 8 है, तो इस 8 का 5 गुना कर दो, कितना आएगा, 40। तो 40 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी था सवाल, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल, श्रमिक और ऊपरी व्यय पर हुए खर्च में 10:9:2 का अनुपात है। ऐसी 10 वस्तुओं का उत्पादन लागत क्या होगा यदि प्रति वस्तु ऊपरी व्यय कितना है, 1972 रुपए। देखो, कच्चा माल, कच्चा ही लिख देता हूं मैं, चलो, श्रमिक और ऊपरी वेग का अनुपात अपने को कितना दिया है, 10:9:2। तो ऐसी 10 वस्तुओं का उत्पादन लागत क्या होगा यदि प्रति वस्तु ऊपरी वेग कितना है, 1972 है। ऊपरी वेग अपने अकॉर्डिंग तो कितना है, 2, उसने दे रखा है ना 2, यानी कि 1972 की वैल्यू 2 के इक्विवेलेंट है। 1972 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2×9=18 बच गया, 1 2 8 16, 2 6 12, 986। ठीक है, तो एक वस्तु के ऊपर होने वाला खर्च आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इस 986 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, इस 986 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर 986 को मल्टीप्लाई करोगे। तो डायरेक्ट आप ऐसा करो ना, 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 और 10 21, 21 को मल्टीप्लाई कर रखा है 986 से। ठीक है, तो एक वस्तु के ऊपर होने वाला खर्च आ गया अपने पास। उसने क्या कहा है, ऐसी 10 वस्तुओं का उत्पादन लागत क्या होगा। उसने ऐसी 10 वस्तुओं का उत्पादन लागत पूछा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो बस। इसको सोल्व करना है अपने को, इसको सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो अब देखो यहां पर भी मैंने नन ऑफ दिस का ऑप्शन डाल रखा है ताकि आप इसको कैलकुलेट करें। एग्जाम के अंदर नन ऑफ दिस के ऑप्शन आपको मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन में मिलेंगे, इसके अलावा नन ऑफ दिस का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर यदि यूनिट डिजिट से यदि मैं जाऊं तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट पर पहले आएगा 0 और उसके बाद में देखो 6 1 से मल्टीप्लाई होकर के 6 आएगा, उसके बाद में आगे वाले नंबर आ जाएंगे। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर यूनिट डिजिट पर 0 है और डेसिमल वाली जो डिजिट है उस पर 6 बैठा है ना, वही आपका आंसर है। तो है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, देखो ये वाला ऑप्शन है ऐसा, तो यही आंसर है। नन ऑफ दीज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर आंसर। ठीक है, तो अब यहां पर तो नन ऑफ दीज है, तो मान लो कि नन ऑफ दीज ऑप्शन होता तो आंसर होता तो आपको कैलकुलेट तो करना पड़ता, तो कर लो कैलकुलेट यार, कैलकुलेट करने में क्या जाता है, 0, 21 छक्के 126, 6 हासिल आ गया 12, 21 अट्ठे 168, 168 और 12 कितना आ जाएगा, 180, 0 और हासिल आ गया 18, 21 नवैया कितना होता है, 189 होता है, तो कितना आ जाएगा 207, ये आएगा आंसर आपका। तो वही ऑप्शन तो है अपने पास, 207060। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो। एक थैले में 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के करेंसी नोटों की संख्या 10:6:3:2 के अनुपात में है। ठीक है जी, यदि 50 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या से 49 अधिक हो तो उस थैले में कुल कितने रुपए हैं। बात की उसने 50 रुपीज की, 50 रुपीज, 20 रुपीज, 10 रुपीज और 5 रुपीज की। इनकी संख्याओं का जो अनुपात है वो 10:6:3:2 है। तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी। वैल्यू की वैसे जरूरत पड़ेगी भी नहीं अपने को, ठीक है ना, पड़ेगी तो कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल के लिए जो उसने पूछा है ना उस चीज पर गौर करते हैं। उसने क्या कहा है,
कि 50 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या है टोटल 13। 20 रुपए के नोटों की संख्या से 49 अधिक है। 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 6। तो 6 से 13 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि 7 ज्यादा नहीं है, ये तो 49 ज्यादा है। यानी कि 7 बराबर किसके हो गया? 49 के हो गया। तो 1 बराबर किसके आ गया? 7 के आ गया। ठीक है। अब 1 बराबर 7 आ गया ना, तो अब जो भी रेशियोज की वैल्यू है वो अपने को एक्चुअल वैल्यू मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी? देखो, इसको हटाओ। इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है। अब उसने अपने से क्या पूछा है, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। तो उस थैले में कुल कितने रुपए हैं? तो 50 रुपए के उसके पास 70 नोट हैं। यानी कि कितने रुपए हुए टोटल? 3500 रुपए हो गए। ऐसे ही 20 रुपए के उसके पास 42 नोट हैं। तो 840 ये हो गए अपने पास। अब ऐसे इसके नीचे लिखते चलते हैं ताकि डायरेक्ट ऐड कर देंगे उसके बाद में। और 10 रुपए के 21 नोट हैं। तो ये कितने रुपए हो गए अपने पास? 210 रुपए हो गए। और 5 रुपए के कितने नोट हैं? 14 नोट हैं। तो ये कितने हो गए अपने पास? 70 रुपए हो गए। ठीक है। अब इनको ऐड कर दो। उसने यही तो पूछा है कि उस थैले में कुल कितने रुपए हैं, तो इनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 0, 7 और 4 11 और 12 का 2, हासिल आ गया 1। 8 और 5 13, 13 और 3 16, ये 6 आ गया। 3 और 1 4 आ गया। तो 4620 जो है ना, वो आपका सही आंसर होगा। 4620, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जितने भी सिक्के वाले सवाल है ना, इनको बहुत ढंग से करके जाना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो यही होते हैं कोइंस वाले क्वेश्चन। ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38। किसी फैक्ट्री में पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि 20% पुरुष तथा 25% महिलाएं निरक्षर हैं, तो साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है यदि 750 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं? मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात दे दिया 8 और 5, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसने क्या कहा, यदि 20% पुरुषों का 20% जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे नहीं है उसके आगे मैंने क्रॉस का साइन मार्क कर दिया। यदि 20% पुरुष तथा 25% महिलाएं निरक्षर हैं, इसका 25% निरक्षर है, ये पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, पुरुषों में 20% पढ़े लिखे नहीं है, तो बताओ पढ़े लिखे कितने हैं? 80% पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे हैं उसके आगे मैंने सही का साइन लगा दिया। 25% महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, तो बताओ कितनी परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं? 75% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। किसका 75%? 5x का 75% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। और कितनी परसेंट पढ़ी लिखी नहीं है? 5x का 25% महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। ये मतलब इस चीज का। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, तो साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है? जो पढ़े लिखे हुए जो मेल हैं, उनकी संख्या क्या है? पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या क्या है, ये अपने को बतानी है। यदि 750 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 750 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो पढ़ी लिखी महिलाएं तो 5x का 75% है ना। तो 5x का आप 75% निकालो, वही तो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। वो किसके बराबर होगा? 750 के बराबर होगा। 750 के बराबर रख दो। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। ये तो आ गया 10, इसको 5 से काटा, 5 दूनी 10 और ये 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 200 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 200 आ गई। यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू आप 200 पुट कर सकते हो। पुट कर देते हैं, चलो। x की वैल्यू क्या है अपने पास? 200।
तो बताओ टोटल मेल कितने हो गए 1600, टोटल फीमेल कितनी हो गई 1000, 1000 फीमेल हो गई। उसने क्या पूछा है, पुरुष पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या तो 80% है ना, तो आप 1600 का 80% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो 1600 का 10% कितना है अपने पास, 1600 का 10% तो हो जाएगा 160, इसका 8 गुना कर दो, 10% का 8 गुना कर दोगे तो 80% आ जाएगा। इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, 16 संति 112, 16 अंठी 128, 1280। तो 1280 उन मेल्स की संख्या है जो पढ़े लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे क्योंकि आज के क्वेश्चंस की संख्या खत्म हो गई है, और आज के इन क्वेश्चंस की संख्या खत्म होने के साथ साथ आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर है ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। जो भी यहाँ पर क्लासेस होंगी, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे आपके राजस्थान जीके की क्लास हो, चाहे आपकी हिंदी की क्लास हो, उनकी सबकी जो नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही अवेलेबल मिलेगी। क्लासेस यदि पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़ सकें और इन क्लासों का फायदा ले सकें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये चैनल आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो हम मिलेंगे दोस्तों आपसे कल की क्लास में इसी वक्त पर इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद प्यारे दोस्तों।